नमस्कार, सूर्या समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में पहले चरण के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। जनता ने इस बार मतदान को लेकर के काफी उत्साह दिखाया है। यही वजह है कि पहले ही चरण में बिहार में बम्पर वोटिंग हुई। शाम 5 बजे तक बिहार में कुल 60.17% मतदान दर्ज की गई, जिसमें सबसे ज्यादा बेगूसराय में 67.32% वोट पड़े। इधर वोटिंग के बीच कुछ क्षेत्रों में छिटपुट घटनाएं भी सामने आई। उदाहरण के तौर पर लखीसराय में विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ, लेकिन अगर पूरे 121 विधानसभा सीटों की बात करें तो मतदान शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न हुआ। अब इस बम्पर वोटिंग में क्या कुछ मायने हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। बिहार में पहले चरण का मतदान जोर शोर से हुआ। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी लाइन देखने को मिली। बिहार के मतदाताओं ने लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार मतदान को पहुंचा। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, गिरिराज सिंह ने भी सुबह सुबह मतदान कर वोटर्स से पहले मतदान फिर जलपान का संदेश दिया। पहले चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई थी। छिटपुट घटनाओं के अलावा मतदान शांतिपूर्ण ही रहा। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनने के लिए लाइन में लगे रहे और अपना नंबर आने पर सभी ने मतदान किया। पटना समेत राज्य भर में कुल 45,341 बूथ बनाए गए थे। पहले चरण में कुल 1,314 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है। वोटिंग को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। वहीं चुनाव आयोग की ओर से संवेदनशील माने गए बूथों पर वेबकास्टिंग से नजर रखी गई। मुंगेर, सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी, तारापुर और जमालपुर जैसे इलाकों में शाम 5 बजे तक ही मतदान किया गया। देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र को मजबूत करना, लोकतंत्र को स्थापित करना, लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करना, ये उसके लिए का महापर्व है और हम सबको मतदान करना चाहिए। पहले मतदान तब जलपान, ये पालन करना चाहिए और इसलिए बिना सुबह उठ के सबसे पहले हमने मतदान करने का काम। मतदाता भाइयों साथियों से आग्रह करूंगा कि अपने सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। जिसके भी पक्ष में करना है, जिस पे भी आपको विश्वास है, जो भी लगता है आपको कि आपके भविष्य के लिए उनका नेतृत्व सही रहेगा, उनको आप चुनने का काम जरूर करें। घर से जरूर निकलें। मैं तो चाहूंगा कि एक रिकॉर्ड क्रिएट हो। मैक्सिमम हाईएस्ट पोल हमारा राज्य आज के दिन करे, पहले चरण के मतदान के दिन करे। निश्चित रूप से बिहार के लोग अपना हित जानते हैं। उन्होंने पिछले 15-20 सालों में जो प्रगति बिहार के लिए देखी है, उनको इस बात का पूरा एहसास है कि बिहार की प्रगति की गति केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी की सरकार में और एनडीए के सानिध्य में ही संभव है। मुझे पूरा विश्वास है एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार यहां बनेगी। ये दोनों राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी अनुकंपा की राजनीति कर रहे हैं। अपनी इनकी पहचान नहीं है। माता पिता अपने परिवार की उपलब्धियों पर अपनी ये राजनीति कर रहे हैं और राजनीति को इन्होंने जागीर समझ लिया है। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। बिहार की धरती ये साबित करेगा कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। जो जमीन पर काम करेगा, मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, चरित्र की राजनीति करेगा, वो सेवक के रूप में काम करेगा। बिहार में इस बार हमारी जो बहनें हैं, बिहार के नौजवान हैं, बिहार के भविष्य को जो बनाए रखना, जो निरंतर विकास हो रहा है, क्योंकि जो डेवलपमेंट और डिलीवर बिहार में एनडीए की सरकार ने किया है, उसी नाम पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं।
हम डिलीवरी वाले लोग हैं। बिहार की समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। मैं तो ये 6ठी बार चुनाव लड़ने आया। मैं लगातार 6ठी बार चुनाव लड़ने आया। जनता का आशीर्वाद मिलेगा, सदन पहुंचूंगा और नई सरकार बनाऊंगा। माता से दर्शन करने आए महारानी थान। अभी परशुराम बाबा का दर्शन किए, फिर उधर अपना सूर्य मंदिर में किए और अभी आए माता का। हमको तो 5 बजे करना था, पर्ची कटल था, लेकिन अभी जब यहाँ आए हैं घूमते घूमते तब सोचे कि माता का भी दर्शन। और सबसे यही अपील है जो शांति से अपना क्या कहता है कि वोट डाले और किसी से डर भय कुछ। पहले चरण के चुनाव की कुछ वीआईपी सीटों पर नजर डालें तो इनमें तारापुर विधानसभा सीट है, जहां बीजेपी के सम्राट चौधरी और आरजेडी के अरुण कुमार शाह की सीधी टक्कर है। राघोपुर विधानसभा सीट, यहां से बीजेपी के सतीश कुमार और आरजेडी से तेजस्वी यादव मैदान में हैं। मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू के अनंत सिंह और आरजेडी की वीणा देवी के बीच कड़ी टक्कर है। अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी की मैथिली ठाकुर की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, तो वहीं यहां से आरजेडी के विनोद मिश्रा भी उनको चुनौती देते दिखे। छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी के खेसारी लाल यादव और बीजेपी की छोटी कुमारी की सीधी टक्कर है। लखीसराय विधानसभा सीट से बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा और कांग्रेस के अमरेश कुमार मैदान में हैं। महुआ विधानसभा सीट पर कड़ा मुकाबला है। यहां एनडीए प्रत्याशी एलजेपी संजय कुमार सिंह, जेजेडी से तेज प्रताप यादव और आरजेडी से मुकेश रोशन मैदान में हैं। बेगूसराय विधानसभा सीट से बीजेपी के कुंदन कुमार और कांग्रेस से अमिता भूषण मैदान में हैं। वहीं बांकीपुर विधानसभा सीट भी वीआईपी सीट है। यहां से बीजेपी के नितिन नवीन और आरजेडी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है। इनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। वहीं दरभंगा शहरी विधानसभा सीट से बीजेपी के संजय सरावगी, जनसुराज के पूर्व आईपीएस आर.के. मिश्रा और वीआईपी से उमेश सहनी चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। 121 विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। नतीजों के लिए इंतजार 14 नवंबर का है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। इसको लेकर के हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता अरुण कुमार यादव जुड़ने वाले हैं और साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता आदित्य पांडे जुड़ रहे हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्या समाचार पर। मेरा पहला सवाल आदित्य जी आपसे है कि बिहार में 60% तक के मतदान हो चुके हैं और अब तक का आकलन लगातार देखने को मिला है कि जो प्रतिशत है, वोटिंग का प्रतिशत वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। ऐसे में क्या एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनने वाली है? क्या लगता है इसको? जी देखिए, इससे पहले हमारा विपक्ष रुदाली बन के चिल्ला रहा था, एक नरेशन सेट कर रहा था, अराजकता फैला रहा था कि वोट चोरी हो गया, वोट इतना हजारों वोट कट गए। लेकिन आज का झमाझम जो वोटर निकल के वोट डाले हैं, ये दर्शाता है कि ये केवल अराजकता फैला रहे थे, बाकी कुछ नहीं कर रहे थे। पहली चीज। दूसरी चीज, कई चैनलों ने देखा, महिलाओं से पूछा कि सबसे ज्यादा लंबी लाइन आपकी क्या है, किस मुद्दे पे वोट देंगी और किसको वोट देंगी, तो सबने केवल एक ही बात कही कि बिहार में बहार बा क्योंकि नीतीश कुमार बा। आज हमारे नल में जल है, किचन में सिलेंडर है और खाते में पैसा है, इसलिए हम एकदम निकल के पूर्ण स्वस्थ हैं कि हमारी ये जो एनडीए गठबंधन सरकार है, हम इसको ही चुनेंगे। जो मिला है वो भी बहुत अच्छा है, आगे केवल यही दे सकते हैं। इसलिए आज जो है बड़ा इंटरेस्टिंग रहा वोटिंग और मैं आशा करता हूं जैसे जैसे रिजल्ट आएगा वैसे वैसे तस्वीर और साफ होती रहेगी। जी बिल्कुल। दूसरा सवाल मैं अरुण जी आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो लगातार बीजेपी हो, आरजेडी हो, तमाम जो सभी पार्टियां लगातार अपनी समीकरण बनाने में लगी हुई थी, लेकिन आरजेडी की अगर बात की जाए तो समाज जो सम्राट चौधरी हैं उन्होंने कहा है कि पहले चरण में हम 100 सीटें ला रहे हैं। इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, उनका अपना दावा है, वो तो लोकसभा चुनाव में 400 पार का दावा ठोकते थे और शुरुआती दौर से अगर देखेंगे तो ओवरऑल 225 का दावा एनडीए करती है। 225 से अकेले एनडीए, राजद का तो बातें छोड़िए और बहुत सारी पार्टियां हैं, तो उनके दावों का क्या, बोलना ही है तो कुछ भी बोल देना है। लेकिन हकीकत हम बता रहे हैं आपको
फर्स्ट चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया और इस फर्स्ट चरण में 121 विधानसभा क्षेत्रों में पिछले बार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन 61 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार हमें लगता है 90 तक हम पहुंचेंगे जी। और जो इलाका है चाहे मुंगेर की बात कर लें, नालंदा की बात कर लें, सहरसा की बात कर लें, सुपौल की बात कर लें, मधेपुरा की बात कर लें, 18 जिला में जो आज मतदान हुआ है 121 सीटों पर, तो उसमें हमको लगता है ऐसा एक भी जिला नहीं है जहां हम एक सीट प्लस नहीं कर रहे हैं। मतलब जहां जिस जिला में एक था तो इस बार 2-3 महागठबंधन जीतने जा रहे हैं, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वोट परसेंटेज को भी अगर देखेंगे तो बिहार की जनता ने वोट की चोट से ये जो खटहरी सरकार है नीतीश भाजपा की, इसको जवाब दे दिया है आज, क्योंकि जनता ने पहले से ही मन बना लिया था कि इस बार इस सरकार को हटाना है, क्योंकि राज्य की जनता महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, पलायन से, भुखमरी से, गरीबी से, अपराध से, ये सारे जो सवाल है ना, इन सवालों से त्राहिमाम थी बिहार की जनता। तो इसलिए वोट जो उन्होंने किया है महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, इन सारे समस्याओं को लेकर अरुण जी आपसे बीच में आपको रोकना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने बताया कि आरजेडी मुखर होकर के इस बार अपने दाव पेश कर रही है, लेकिन एक सवाल है, जिस तरीके से कि आरजेडी की तरफ से सरकारी नौकरी देने के वादे किए जा रहे हैं, जिस राज्य की बजट ही 3.17 लाख करोड़ है और वहां पर 14.15 लाख करोड़ का खर्च आएगा उस राज्य में सरकारी नौकरी देने को लेकर के, तो इतना बड़ा रोड मैप कैसे तेजस्वी यादव धरातल पर साबित कर पाएंगे? क्या लगता है इसको लेकर के? नहीं, देखिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए और तेजस्वी यादव जी विजनरी लीडर हैं और ये अपने आप को साबित कर चुके हैं। अगर आप देखेंगे 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, उस समय भी हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी जब पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने की बात कही थी और वहीं 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात की थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग नीतीश कुमार जी कहा करते थे, कहां से लाएंगे नौकरी, कहां से देंगे पैसा, खजाने में तो पैसा नहीं है, क्या बाबूजी के घर से ला के देंगे? तरह तरह का तंज कसने का काम एनडीए के लोग, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था। तो आपने देखा जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी 9 अगस्त 2022 को, एनडीए छोड़कर नीतीश कुमार जी आए, तो तेजस्वी यादव जी ने अपने प्रण अनुरूप मात्र 17 माह के सेवा काल में 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया, मानदेय 2 गुना करने का काम किया, आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट पॉलिसी लागू करने का काम किया, मिडिल लॉ नौकरी पाओ ऐसी योजना को धरातल पर उतारने का काम किया। वहीं आप देखिए जाति आधारित गणना करा के आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए वो आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% करने का काम किया। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन बढ़ाए गए आरक्षण की दायरा को अरुण जी बिल्कुल काम किया, खाने का काम किया। अरुण जी, अगला सवाल मेरा बीजेपी से है कि जिस तरीके से अगर बात की जाए कि आरजेडी एक तरफ कह रही है कि लगातार जो करोड़ों की रोजगार देने की बात कर रही है और युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है, महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रही है, तो आखिर जो जंगल राज की बात की जा रही है, किस जंगल राज की बात कर रहे हैं आरजेडी के लोग? अरे पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह गांव के पूरे गांव को नरसंहार कर दिया जाता था, किस तरह अपहरण की फैक्ट्री लगाई जाती थी, उसका रेट लिस्ट तय किया जाता था, किस तरह तेजाबों से नहवा दिया जाता था। और ये जो भी महोदय प्रवक्ता जी बैठ के बोल रहे हैं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं।
ये अभी भी उसी बरगलाने में है कि हम बैठे हैं और हमारी सरकार आ रही है। अरे सड़कों पे निकल के देखिए, महाराष्ट्र ट्विटर वाले नेता मत बनिए। आज जनता का विश्वास नीतीश कुमार जी के साथ है, तभी आज महिलाएं जो है एकदम इंटरव्यू में साफ कह रही हैं। उसको जाके थोड़ा सुनिए, फिर यहाँ पे चर्चा करिए। और दूसरी बात कि इनसे पूछिए ना, इनके मैनिफेस्टो में कैसे 3 करोड़ जो है ये नौकरी सरकारी दे देंगे, पूछिए कैसे दे देंगे? ये उतना तो बजट नहीं है हमारा। देखिए, एक तर्क होता है मैनिफेस्टो बनाने का, एक सेंस होता है, नॉनसेंस नहीं होना चाहिए। अरुण जी जिस तरीके से अभी आदित्य जी बता रहे हैं कि नौकरी की बात कर रहे हैं, किस तरीके से नौकरियों का जो इस तरफ से दावे किए जा रहे हैं वो नौकरी कैसे आप दे पाएंगे? मतलब आरजेडी की तरफ से जो दावे किए हैं उसको कैसे साबित किया जाएगा? देखिए, हम बता देते हैं, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी वादे नहीं करते, घोषणा नहीं करते एनडीए की तरह और भारतीय जनता पार्टी की तरह कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे, प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, 2022 तक जो है किसानों की आय 2 गुनी करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई कम करेंगे, गरीबों को पक्का मकान मुहैया कराएंगे, और फिर बाद में बोलेंगे ये तो जुमला था जी। अच्छा जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे। आरजेडी की तरफ से बीजेपी पर जुमला का आरोप लगाया जा रहा है। आदित्य जी, जुमला का आरोप लगाया जा रहा है कि आपकी तरफ से जो भी तमाम वादे किए गए हैं जनता के लिए वो जुमला है। आप किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? देखिए, लोकतंत्र में जीत का तिलक जनता लगाती है। ये परिवारवाद वाले क्या जाने, बाप हट जाएगा बेटा बैठेगा, बेटा हट जाएगा उसका बेटा बैठेगा। देखिए, इनको पता नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। मोदी जी खुद परिवारवादी पार्टियों के सारे उस सरकार में बैठे हैं, प्रवचन दे रहे हैं यहाँ परिवारवाद पर। इनको कुछ जानकारी नहीं है। क्या है चिराग पासवान, जीतन राम मांझी कि परिवारवाद, इनका चरित्र जो है दोहरा चरित्र है। आज परिवारवाद से निकला बेटा केवल अपना पेट भरेगा। जनता जानती है, नरेशन जनता क्यों नहीं पहुंच। अरुण जी मेरा अगला सवाल आपसे है कि जिस तरीके से तेज प्रताप और तेजस्वी यादव आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसको किस तरीके से देखेंगे? क्योंकि जब परिवारवाद की बात आती है तो दोनों ही एक ही घर के हैं, उसके बावजूद एक दूसरे के सामने खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी को मैं जवाब दे दूं सबसे पहले, और ये लोग परिवारवाद पे लंबा चौड़ा प्रवचन देते हैं। नरेंद्र मोदी जी की जो केंद्र में सरकार चल रही है, सांस धड़क रही है परिवारवादी पार्टियों के सहारे, दाएं बाएं आगे पीछे परिवारवादी पार्टी इनके साथ है। चाहे बिहार का ही 2 एग्जाम्पल ले लीजिए, चिराग पासवान और इधर मांझी जी, और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा। सर आरजेडी भी कांग्रेस के साथ है सर आरजेडी भी गठबंधन में कांग्रेस के साथ है। नहीं, मैं बता रहा हूँ परिवारवाद पर ही लंबा चौड़ा प्रवचन देते हैं। डिप्टी सीएम है, हत्या के आरोपी हैं बिहार में, फर्जी डिग्री लिए हुए हैं, और परिवारवादी पार्टी से आते हैं। रविशंकर जी, इनके दल में देखिए ना दर्जनों है, गिनाने लगूंगा तो 4 दिन लग जाएगा। तो इन लोगों को आदित्य जी बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है फर्जी डिग्री का। देखिए, जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है फर्जी डिग्री को लेकर के, काफी बड़ा बयान दिया जा रहा है आरजेडी की तरफ से। जी देखिए, इनके यहाँ तो क्रांतिकारी हैं। इनके सारे प्रवक्ता बैठ के राहुल गांधी को जननायक बता रहे हैं। इनके जो है कन्विक्टेड लालू प्रसाद यादव को भगत सिंह बता रहे हैं। इनके जो है चार्ज सीटेड तेजस्वी यादव, उनको जो है महान प्रचारक और विद्वान बताया जा रहा है। तो जिस पार्टी के क्रम से ही जो है सारे जेल में रहे हो, आज वो बैठ के हमें ज्ञान देगा? अरे प्रभु, थोड़ा निकल के देखिए, जनता आज हमारे साथ है, और जैसे जैसे रिजल्ट आएगा वैसे वैसे आप गोल होते जाएंगे। अभी तो लड़ाई 2 भाइयों में है, अभी तो आपे लड़ जाएंगे अपनी सीट बचाने के चक्कर में। पूरी दुनिया ने देखा ना कि पप्पू यादव को मंच पे नहीं चढ़ने दिया। इनका इतना सम्मान है अपनी पार्टी का। अरुण जी जिस तरीके से अगर देखा जाए, दुनिया भर में भाषण देंगे। देखिए, इनके सवालों का जवाब दे दूं, ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है भारतीय जनता पार्टी, और बिहार में 3 नंबर की पार्टी नीतीश कुमार जी का आजीवन 95 से लगातार पालकी ढो रहा है। ढोते ढोते
अब अमित शाह जी और मोदी जी का भी कंधा छिल गया। ये लंबा चौड़ा प्रवचन देते हैं और बिहार की जनता के बीच जाइए ना, देखिए पता चल जाएगा। ये तो हमारी सरकार 2020 में ही बन गई थी और आज भी बिहार की जनता में, अरे भैया सुनिए ना, आप जब बोलते हैं नहीं मैं बीच में बोलता, अपने वक्त का इंतजार करिए। और बिहार की जनता ने सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को बनाया है और इतिहास अगर देखेंगे 1990 से लेकर 2000 तक का बिहार विधानसभा चुनाव, एक चुनाव 2010 का छोड़ दें तो सारे चुनाव में बिहार की जनता ने सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को बनाया, सबसे अधिक एमएलए राष्ट्रीय जनता दल को देने का काम किया, सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत राष्ट्रीय जनता दल को देने का काम किया। तो ये किसकी बात करेंगे? इनको मुद्दे की बात करनी चाहिए। बिहार में 2 दशक से अरुण जी आपको बीच में रोकना चाहूंगा। अरुण जी आपको बीच में रोकना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने घोटालों की बात की, चारा घोटाला भी आरजेडी की तरफ से देखने को मिला है और जमीन के बदले नौकरी की भी बात की घोटाला देखने को मिला, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जो घोटालों की आप बात कर रहे हैं उससे पहले से ही शुरुआत होती आ रही है। आपको मैं बता दूं, लैंड फॉर जॉब मामले की स्थिति आप देखेंगे, सीबीआई ने 2 बार इस केस को बंद कर दिया और इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसे ओपन करने का काम किया। इस सरकार का चरित्र छिपा हुआ नहीं है कि अपने विरोधियों के पीछे किस तरीके से सरकारी कोर्ट ने तो दोषी करार दिया है लालू परिवार को। सुन लीजिए अरुण जी, कोर्ट ने दोषी करार दिया है आरजेडी। सुन लीजिए ना, घोटाला तो इनके राज में हो रहा है। 3300 करोड़ का सृजन घोटाला हुआ बिहार में और पिछले दिनों 81,000 करोड़ का कैग घोटाला उजागर किया और नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के, अरे यार चुप रहो ना, बीच में मत बोलिए ना, क्यों ऐसे मछली बेच रहे हो भाई? ये प्रवक्ता है या फिर ऐसे बैठा दिए बीजेपी का जवाब भी सुनिए। बीजेपी की तरफ से जो ये सबसे ज्यादा बिहार में राज किए अपने मुंह से बता रहे हैं, लेकिन क्या तस्वीर बदली ने, क्या तस्वीर इन्होंने बदल दिया। आज भी जो है सड़क पे निकल के भीख वोट की मांग रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं केवल अपने ही पेट पूजा किए हैं। कोई चारा खा गया, कोई अपहरण, 100 अपहरण होते थे उनके लालू प्रसाद यादव की सरकार में। ये क्या बोलेंगे? ये क्या बोलने लायक है? आज इसीलिए इनकी जमीनियां, देखिए मैं बोलूं अब, देखिए ये चंदा लेकर धंधा देने वाली पार्टी, राम मंदिर का भी चंदा खाने वाली पार्टी, कफन भी चुराने वाले ये लोग हैं, ये प्रवचन देते हैं करप्शन पे। देखिए बीजेपी पे बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है, चंदा घोटाला, चंदे को लेकर के बीजेपी पार्टी को लेकर के कहा जा रहा है। क्या कहेंगे अरुण जी, जिस तरीके से आदित्य, जिस तरीके से बयान दिया जा रहा है अरुण जी की तरफ से? अरे तो ये इनको तो दुख होगा ही, ये तो हिंदू धर्म को गाली देते हैं, आज उसी के गोद में बैठे हैं ना। इनको तो क्या मतलब है मंदिर? ये तो कहेंगे कि हमने चंदा, बिल्कुल हमने चंदा लिया, गर्व से कहते हैं। अभी तो आपने अयोध्या का मंदिर देख लीजिए, अभी तो बिहार में मैया सीता मैया का भी बनाएंगे, शर्म आनी चाहिए। अरे आप ही बनाएंगे क्या अयोध्या में मंदिर? लग रहा है कि इनके बाबूजी का है भाजपा। ये तो कोर्ट का आदेश था। बैठ गए केवल सत्ता का टुकड़ा पाने के लिए। ये वही राहुल गांधी हैं जो भी छठी मैया पे विवादित बयान दिए थे। आप यदि सच्चे बिहारी हैं तो बोल दीजिए कि झूठ था, आज तो मुंह से नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी वो आप जननायक बनाएंगे, स्टेफनी बने हुए हैं तेजस्वी यादव। अरे जब से ही रिजल्ट आएगा सबसे पहले ये फुर्र हो जाएंगे, आप देखते जाइए। अरुण जी जिस तरीके से अगर बात की जाए तो राहुल गांधी लगातार सेना पर सवाल उठा रहे हैं और जिस तरीके से छठी मैया पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, इन तमाम बातों की अगर बात जिक्र की जाए, क्योंकि महागठबंधन में आप दोनों लोग एक साथ ही हैं, इस वक्तव्य को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि दोनों ही एक साथ हैं, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी हाथ में हाथ डालते हुए चलते हुए नजर आ रहे थे, इन बयानों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए बिहार की जनता मुद्दे आधारित राजनीति करने वाले लोगों को पसंद करती है और लगातार आप देखिए एनडीए के लोग मुद्दे से हटकर बात करते हैं, मुर्दों की बात करते हैं। उनको मुद्दे से कोई मतलब नहीं। भावनात्मक नारा, भावनात्मक मुद्दा, कट्टा, कनपट्टी, मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस, क्या क्या प्रधानमंत्री के बोल रहे। तो इनको बताना चाहिए उपलब्धियां कि भाई 11 साल से केंद्र में सरकार में ही
बिहार को आखिर आपने क्या दिया? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? विशेष पैकेज क्यों नहीं दिया? बंद पड़ी चीनी मिल आपने चालू क्यों नहीं किया? बिहार में बड़े बड़े उद्योग धंधे क्यों नहीं लगाए? ये बताना चाहिए ना, लेकिन ये लोग ये बताते नहीं है। अगर देखेंगे आप नीति आयोग का रिपोर्ट, तो बिहार साक्षरता दर में अंतिम पायदान पर व्यक्ति आय के मामले में अंतिम पायदान पर, निवेश के मामले में अंतिम पायदान पर। हाँ, 1 नंबर में कहाँ है? पलायन में। भारत सरकार का आंकड़ा है प्रत्येक वर्ष 3 करोड़ लोग पलायन कर जाते हैं। आदित्य जी, हाँ, अरुण जी, 1 नंबर कहाँ है? बेरोजगारी में। आदित्य जी, अरुण जी, समय की पाबंदी की वजह से हमें रुकना होगा। आवाज इस बुलेटिन में इतना ही। फिलहाल खबरों में बने रहिए, आप मिलते हैं ब्रेक के बाद।